ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। हम लोगों ने जो 11-12 के नए बैच शुरू किए उसमें जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया है उनको एक्स्ट्रा लेके हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पे, कॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हम लोग का है 9415614156, है ना। और दूसरी इन्फॉर्मेशन और आपको देनी थी कि यहाँ पर साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ तीनों की क्लासेस चलती हैं 6 से लेकर के 12 तक, और जेई और नीट की क्लासेस चलती हैं। केमिस्ट्री की 2 बैचेस चल रही हैं, एक बैच मॉर्निंग चल रहा है उसमें गौरव सर पढ़ाते हैं, और ये कि आफ्टरनून में हम पढ़ा रहे। मेरा नाम संजय पांडे। यहाँ पे हम लोगों ने एल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास 12th में, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है, और इसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ईथर कर रहे थे ना। तो आप निकाल लीजिए, ईथर में हम लोग आ गए थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था ईथर का, उसमें हम लोग को प्रिपरेशंस करनी थी, है ना। टॉपिक देखे, ईथर में हम लोग को प्रिपरेशंस करनी थी। खाली एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ईथर में किया था, जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएगा कि ईथर और ईथर का आइसोमर कौन है। ईथर का आइसोमर एल्कोहल है, बहुत अच्छा। ईथर का आइसोमर है एल्कोहल, और एल्कोहल और ईथर इन दोनों का अगर 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट का, एक सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर अंडरस्टूड रहेगा आइसोमेरिक, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है। उसके बाद भी किस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उस्मान बताइए बेटा। एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। दोनों का आंसर एल्कोहल ही आता है। एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। आदित्य क्यों ज्यादा है? मोर ना, फिर से बोलिए आदित्य। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खूब बढ़िया से रिवीजन करिए भाई। पहला पॉइंट ही हम लोगों ने किया था कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में नहीं होती। किसी किसी बुक में लिखा है कि ईथर में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमको लगा कहाँ होती है, कम की बात क्या है, कहाँ होती है? क्योंकि ईथर में जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है ना, है? इकरा बोलिए। ईथर में जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है? ये देखिए, अगर हमने यहां CH3 कर दिया, OCH3, तो हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है। और कार्बन हम लोगों ने ऐसे किया था, देखिए बेटा वो वाली लाइट ऑफ कर दीजिएगा, इधर वाली, वो वही शाइन कर रही है ना उधर से, वो पीछे से पीछे वाली, हाँ इधर वाली ऑफ कर दीजिए। तो इधर मेरे ख्याल से शाइनिंग आ रही होगी ना, वीडियो पे आ रही ना, अब ठीक है। हाँ आइए, तो ये देखिए हम ये कर रहे थे, 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल आर व्हाट? फ्लोरीन नहीं, ब्रोमीन नहीं बेटा, फ्लोरीन है। इसके बगल में कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, उसके पहले नाइट्रोजन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ये एज इट इज आप कॉपी में छाप लीजिए, क्योंकि पेरियोडिक टेबल में ऐसे ही अरेंज है, जहां भी आपको रटना ऐसे ही रटना है इसको। अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज दीज एलिमेंट्स आर अरेंज इन द, कहां अरेंजमेंट है इसका? पेरियोडिक टेबल में ऐसी अरेंज है। और फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन की वैल्यू कितनी आती है? 4.0 है, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू होती है ना। ऑक्सीजन कितना? 3.5, 0.5 का डिफरेंस है सेकेंड पीरियड में। फिर इसका 0.5 और कम कर दीजिए तो 3.0 हो गया। क्लोरीन इज ऑल्सो 3.0। फिर उस दिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, फिर एक और कर लेते हैं, इसके बगल में क्या आएगा? नाइट्रोजन के लेफ्ट पे कार्बन आएगा, कार्बन आएगा। कार्बन 2.5 और कम कर, 2.5 और कम किया तो 2.5 हो जाएगा। कार्बन इज 2.5 एंड 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब कुछ नहीं होता है, 2.5 इज नथिंग। कैसे बता दे? देखिए 4 के हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 4 किसको कहते हैं। 4 का ये मतलब होता है कि फ्लोरीन को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दीजिए तो क्या बनेगा?
हाइड्रोजन फ्लोराइड। रिएक्शन देखने बहुत सिंपल लगता है, H2 प्लस F2 गिव्स 2HF बन जाएगा। तो रिएक्शन देखने में एकदम सिंपल सा लग रहा है, बट दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इवन इन डार्क। तब समझ में आता है कि 4 किसको कहते हैं। मतलब फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है, किस वजह से? इसकी वजह से है। तब समझ आता है कि 4 की मतलब क्या होता है। इतना रिएक्टिव कि हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है? एक्सप्लोजन के साथ में। रिएक्शन तो हो जाता है लेकिन डार्क में भी एक्सप्लोड करती है। इसीलिए देखिए, आज आप कोशिश कीजिएगा कि पूरी बुक में आपको RF कहीं मिल जाए। जैसे RX को क्या कहते हैं, अगला चैप्टर हम लोग का यही होगा। RX को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन या एल्केलाइट, कुछ भी कह लें। तो अब इसमें जब X की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो हर जगह पर हम लोग ज्यादातर RCl लेते हैं, क्लोराइड लेते हैं या ब्रोमाइड लेते हैं। हम RF क्यों नहीं लेते हैं? एल्किल फाइड क्यों नहीं लेते हैं? आज कोशिश कीजिएगा, जैसे कोई रिएक्शन रिकॉल करिए जिसमें रिएक्टेंट एल्केलाइड होता हो। ये क्या है, नहीं समझ पाए हम। और तेज बोलिए, थोड़ी एनर्जी बढ़ाइए शिष्य, जैसे बोलते समय जिंदगी में अपने अप्लाई करिए। थोड़ा सा लिटिल बिट लाउडर, थोड़ा तेज बोलिए, अच्छा लगता है सुन करके। हाँ बोलिए फिर से। हाँ, हाइड्रेशन ऑफ, हाँ बस ठीक है। देखिए शिष्य ने ये बताया, अल्कोहल बनाने के लिए एल्केलाइट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एल्केलाइट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये देखिए RX है और इसको हमने NaOH या KOH से रिएक्ट करा दिया तो अल्कोहल बन जाएगा। तो आप देखिए ये जो RX लिया है इसमें कौन सा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, मतलब विच एल्केलाइट वी हैव टेकन। कॉपी में क्या लिखा हमने, या क्लोराइड लेते हैं या ब्रोमाइड लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ फ्लोराइड क्यों नहीं लेते? पूरी बुक में उठा के देख लीजिए, प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। कौन सा कंपाउंड? नहीं, एक चीज डिसाइड करिए, कोई फ्लो नहीं बोल रहा, कोई अल्कोहल बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन खाली ये है कि व्हेनेवर वी यूज एल्केलाइट, व्हेनेवर वी यूज, अभी देखिए एक और कहते हैं ड्यूरिंग अल्काइलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बेंजीन का हमने अल्काइलेशन करा दिया, इसको हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कह सकते हैं क्या? अगर बेंजीन से टॉल्यूइन हमने बनाया, बेंजीन से टॉल्यूइन बनाया तो हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया? CH3 लगाया। जिस भी रिएक्शन में एल्किल ला के ऐड करते हैं उसी को अल्काइलेशन कहा जाता है, और एरोमेटिक केमिस्ट्री में हम लोग इसी को फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के नाम पे जानते हैं, या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जानते हैं। अभी हम लोगों ने फिनॉल में किया है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन किया, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन किया, दोनों को मिला के बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? जैसे फिनॉल का अल्काइलेशन कराना है तो हाँ CH3Cl, बहुत अच्छा। उसमें से कौन सा एल्केलाइड आप प्रेफर करेंगे अल्काइलेशन के लिए? तो हाँ एल्किल, आंसर इज Ri को हम प्रेफर करते हैं। अमंग ऑल द एल्केलाइड्स 4 तरह के एल्केलाइड्स हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, 4 हैं। इसमें से कौन सा हर जगह यूज होता है और क्यों? जोर से बोलिए उस्मान। हाँ, क्लोराइड ब्रोमाइड यूज होता है। अगर हमसे कहा जाए तो हम आयोडाइड को प्रेफर करेंगे, आयोडाइड को प्रेफर करेंगे। जैसे बेंजीन से हमको टॉल्यूइन बनाना है, क्या करें? बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है, मतलब क्या हटा के क्या लगा दें? H हटा के CH3 लगा दें। तो CH3 लगाने के लिए तो अल्काइलेशन किया जाता है, और तो कोई तरीका नहीं है।
तो रिएक्शन कोई बोल के बता सकता है? बेंजीन इनटू टॉल्वीन करना है, रिएक्शन बोल के कोई बता सकता है? लिख के नहीं, बोल के। बेंजीन प्लस, हाँ बहुत अच्छा, बेंजीन प्लस CH3I, बेंजीन प्लस CH3I इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड डार्क। एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट होता है, फिर हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा देंगे बस, और CH3I का I कहाँ जाएगा? HI बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट निकल गया। अब इसी में हम कह रहे हैं कि इसमें हम CH3F क्यों नहीं लेते, मिथाइल फ्लोराइड क्यों नहीं लेते? क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड ले सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड नहीं लेते। वही हम कह रहे थे, पूरे बुक में ढूंढिएगा कि कहीं पर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन दिया हो। अब दिक्कत क्या है कि फ्लोराइड को देखिए, फ्लोराइड बनेगा कैसे, कहां से लाएंगे आप इसको? तो आंसर इज एल्केन के फ्लोरिनेशन से लाएंगे। और कहां से लाएंगे? एल्केन के फ्लोरिनेशन से लाएंगे, और फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सप्लोसिव, फ्लोरीन की प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम फ्लोराइड को देखिए, RMgX का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgF इज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी जगह खाली है, आप नोबेल प्राइज ले सकते हैं। और क्या, नोबेल प्राइज ले सकते हैं, और इंडियन करेंसी में ये पैसा मिलेगा, हाँ 7 करोड़ मिलेगा इंडियन करेंसी में, नोबेल प्राइज अगर ले लिया जाए तो। 7 करोड़ इतना होता है कि इसको उठा के बैंक में डाल दीजिए और सो जाइए। आपकी जनरेशन्स को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, 7 करोड़ इसको कहते हैं। रोज आपको 10,000 रुपया रोज आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, रोज सुबह। तो अगर रोज 10,000 ट्रांसफर हो तो शायद जिंदगी चल जाएगी आसानी से। आप खर्च करनी चाहिए ना करें, रोज गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, योर पेमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड, मैसेज आ जाएगा 10,000 का ट्रांसफर हो गया, है ना। इसको 7 करोड़ कहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, नोबेल प्राइज लेना पड़ेगा आपको, उसके लिए बाल बाल सारे उड़ाने पड़ेंगे आपको, पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, खूब पढ़ाई करनी, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं। विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया था ना, विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था इसको बनाने के लिए, लेकिन अभी ये नहीं बन पाया। RMgF इज येट टू बी डिस्कवर्ड, एल्किल मैग्नीशियम फ्लोराइड इज येट टू बी डिस्कवर्ड। प्रॉब्लम वही आ रही है, फ्लोरीन की प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज फ्लोरीन इज सो मच रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो समझ आया कि 4 का मतलब क्या होता है, 4 इज हाईली हाईली रिएक्टिव। फ्लोरीन को डिस्कवर करने में कितना टाइम लगा, फ्लोरीन को डिस्कवर करने में। सब हम इसी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि 4 किसको कहते हैं। 2-3 एग्जांपल देके आपके दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं कि 4 कहते किसको, 4 का मतलब क्या है। एक तो भी हाइड्रोजन के एग्जांपल दिए कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है कैसे, एक्सप्लोजन के साथ में, इवन इन डार्क। एक एग्जांपल ये दिया कि फ्लोरीन कितना रिएक्टिव होती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन करें कि फ्लोरीन को डिस्कवर करने में 100 ईयर्स लगे हैं, 100 साल लगे फ्लोरीन को डिस्कवर करने में। मोइसन नाम का केमिस्ट है, मोइसन नाम का केमिस्ट है जिसने इसको बनाया, ठीक है। और रदरफोर्ड को इसी में चोट लग गई थी, फ्लोरीन में काम कर रहे तो उनको भी लगा हम भी कुछ करते हैं। अब जो भी हुआ, चोट लग गई रदरफोर्ड को, और उसके बाद से उन्होंने ऐसे दोनों कान पकड़ लिया कि अब जिंदगी में इस पे काम हम नहीं करेंगे, है कि नहीं। जोर से बोलिए। सोडियम और फ्लोरीन में कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है? दोनों अपना अपना काम करते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं। देखिए सोडियम अगर गलती से पानी मिल गया उसको, फिर सबको पानी पानी कर देगा। इट विल कैच फायर, इट विल कैच फायर। सोडियम एट वंस कैचेस फायर, ठीक है। और फ्लोरीन तो इतना रिएक्टिव होता है। देखिए आज आप घर पे जाके जो भी टूथपेस्ट करते हैं, उस्मान आप कौन सा करते हैं टूथपेस्ट? डाबर रेड पेस्ट। आप शिशिर कौन सा करते हैं? कोलगेट करते हैं। कोलगेट में जा करके उसके कंपोजिशन को देखेगा,
उसमें देखेगा कि फ्लोराइड है कि नहीं, आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है कि नहीं, फ्लोराइड। ठीक है, आप इकरा कौन से करते हैं? सेंसोडाइन, वहां भी जाके देखेगा। ठीक है, फ्लोराइड देखना है और फ्लोराइड का ये देखना है। देखिए मैंने क्या लिखा, बताइए क्या लिखा मैंने? बहुत अच्छा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीएम। पीपीएम इज वन ऑफ द, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज पीपीएम तो क्या बताएंगे? इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। भाई जैसे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी होता है, उस तरह से पीपीएम भी एक मेथड होता है। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत डाइल्यूट होता है, बहुत डाइल्यूट होता है तो पीपीएम आता है ना। तो आपको घर पे जाके देखना है कि आपके टूथपेस्ट में कितना फ्लोराइड प्रेजेंट है, आज जाके देखना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सवाल बदल गया, पहले पूछते थे कोलगेट में नमक है। अच्छा, नमक पूछते थे। नमक से क्या होता था? आयोडीन। नहीं तो क्यों, मतलब उसका पर्पस क्या होता था? नमक क्यों पूछते थे? ऐसे तो लोग बोलते हैं कि नमक और पता नहीं किस को मिला के प्रेस करना चाहिए। नहीं, हमारा तो नमक और हल्दी है। हम तो डेली शाम को देखिए ना, मेरा हाथ देखिए, ये पीला रहता है। टर्मरिक, टर्मरिक मैंने आपकी कॉपी में लिखाया था। जो भी मिले उसको ये फ्री में ज्ञान दीजिए आप। अच्छी चीज़ सोसाइटी में प्रमोट करना चाहिए कि अगर आप की वजह से किसी को डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े, इसकी क्या कीमत हो सकती है यार। अभी जब जाते हैं, एक तो दर्द होता है, पहली बात तो जिसको दांत में प्रॉब्लम दर्द होता है, दूसरा समय कितना खराब होता है। वहाँ जाके घंटों पहले वेट करना पड़ता है डेंटिस्ट के पास में, और हर 3 दिन के बाद बुलाता है वो, और हर बार 1000 रुपये लेता है। हाँ, फिटकरी वाला बताया था, हमने बताया था 1 चुटकी हल्दी लेना है, 1 चुटकी नमक लेना है। एकदम सिंपल है ना, और ये दोनों घर में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 चुटकी हल्दी लेना, 1 चुटकी नमक लेना है, और 10 रुपये की खाने वाली फिटकरी कहीं से खरीद लाइए, वो चलेगी 6 महीना। 6 महीना 10 रुपये की फिटकरी। उसको ला करके आपने क्या किया कि एक कप पानी लिया, उसमें फिटकरी डाल के ऐसे 3 बार घुमा दिया, घुमा के निकाल के फिटकरी बाहर, उसी पानी से ले करके क्या किया? पेस्ट बना लिया। किसका किसका? हल्दी और नमक का। अब चाहे फिंगर से या ब्रश से ले करके वो किया आपने, ब्रश किया, उसका जो पानी बचा था उसी से कुल्ला किया, नॉर्मल पानी से कुल्ला नहीं करना है। उसके बाद फिर अब नॉर्मल पानी नहीं पीना है आपको। तो ये काम कब करेंगे? सोने के जस्ट पहले, जब आप पानी वानी पी चुके हों, कि अब खाली लेटना है सीधे। इसके बाद फिर पानी नहीं पीना है, वो पानी रात भर आपके मुंह में रहने से, फिटकरी वाला। सुबह उठ करके देखिए आपका दांत दर्द वर्द सब खत्म हो चुका होगा। कैसी भी दांत की प्रॉब्लम 1 हफ्ते में सब खत्म हो जाएगी। तो हम 10 रुपये में दांत का इलाज बताते हैं, 10 रुपये में, और डॉक्टर के पास एक दांत का 6000 रुपया। एक दांत का 6000 रुपया। कोई डॉक्टर क्या चाहता है कि हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाए? हैं? नहीं, अभी तो मार्केट की लाते हैं यार। हाँ, अब हम ढूंढ रहे कहीं देसी हल्दी मिल जाए तो हम उसको प्रेफर करेंगे। मम्मी ने मना कर दिया कि मार्केट की हल्दी यूज मत कर। नहीं, वो तो अच्छी बात है क्योंकि उसमें मिक्सचर होगा, पाउडर होगा, पता नहीं क्या है। ठीक है, लेकिन उससे तो लाख गुने अच्छा है कि डेंटिस्ट के पास दौड़ रहे हैं। कैसी भी हल्दी हो, कैसी भी हल्दी हो, कितनी भी खराब हल्दी है, आपके दांत की समस्या खत्म हो जाएगी, ये कन्फर्म है। आपको 4 प्रॉपर्टी हमने हल्दी की और बताई थी आपको। एंटीबायोटिक होता है, एंटीवायरल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो हमने ये 2-3 पॉइंट ये क्लैरिफाई कर दिया कि फ्लोरीन की वैल्यू हाईएस्ट 4.0 होती है, और इसी वजह से इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, चलिए फिर वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग का टॉपिक ये चल रहा था बिल्कुल बिटवीन एल्कोहल एंड ईथर, विच कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर
सॉल्युबिलिटी, दोनों का आंसर है अल्कोहल। रीजन क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में नहीं होती है। फिर अगला टॉपिक करिए प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस, और जरा शीट उठा के देखिए कितनी प्रिपरेशंस है ईथर की। 4 प्रिपरेशंस हैं, जिसमें से पहली प्रिपरेशन देखिए, पहली और दूसरी हम लोग पहले कर चुके हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है? बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जरा इधर देखिए सब लोग, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल को ले लें और डिहाइड्रेशन करना है तो किसके साथ रिएक्ट करें? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? इट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन से वाटर एब्जॉर्ब करता है? इट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा, अब जरा बताइएगा एल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? तो आंसर इज 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से 2 चीजें बनती। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो ये बनेगा। ये समरी नोट करते चलिए, लिखिए ROH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिपरेशन हेडिंग कर लिया ना? प्रिपरेशन हेडिंग करके नंबर 1 लिखिए पहले, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये हेडिंग करिए नंबर 1 प्रिपरेशंस करके, फिर लिखिए नंबर 1 बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स with concentrated sulfuric acid, with concentrated sulfuric acid, then listen the explanation। फिर उसके बाद ये समरी पहले नोट कर लीजिए, ROH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो हम आपसे क्वेश्चन करें एल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज दिस? तो यू मस्ट से इट इज डिहाइड्रेशन। एल्कोहल प्लस, सुनिए ठीक है बेटा, एल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाए? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फिर आदि बताइए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से क्या बनता है? तो और तेज बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, एल्कीन बनता है, C+C बनता है। कुछ नहीं कहा तो आप ये कर दीजिए, पहले C+C बना दीजिए। और एक पॉसिबिलिटी और है, शिशिर बताइए। दूसरी पॉसिबिलिटी है ईथर की। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर भी बनता है, ईथर भी बनता है। लेकिन अगर ईथर बनाना होगा तो हम चुपचाप नहीं बोलेंगे, कुछ माहौल बना देंगे। आपको पता लग जाएगा ईथर बन रहा है। हाँ, टेम्परेचर बोलेंगे या हम एल्कोहल का अमाउंट बताएंगे। तो हम एल्कोहल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ एल्कोहल। एक्सेस ऑफ एल्कोहल, एक्सेस ऑफ एल्कोहल क्या हो गया? 2 ROH। एक्सेस ऑफ एल्कोहल को लिखेंगे 2 ROH। तो अगर 2 ROH किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, 2 ROH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और अब अगर हम हीटअप करते हैं तो ये बनेगा ROR। क्या बन गया? ईथर बन गया। नाम अभी भी सेम है, क्या नाम है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अभी भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बनती है और ईथर भी बनता है, दोनों बनता है। तो कैसे पहचानेंगे? तो 2 तरीका है पहचानने का। अगर हमने कुछ नहीं कहा, खाली डिहाइड्रेशन कहा, तो एल्कीन बनेगी। एल्कोहल अगर ईथर बनाना है तो फिर ये बोलेंगे हम, इसको क्या बोलें? एक्सेस ऑफ एल्कोहल। इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ एल्कोहल। और रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल लेंगे, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल लेंगे। दूसरा तरीका और है, अगर हमने कुछ नहीं कहा तो ये है 170 डिग्री C। पहले वाले पे लिख लीजिए ऊपर, एल्कीन बनाने के लिए टेम्परेचर था 170 डिग्री C, 170 डिग्री C। फिर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सके, एल्कोहल और ईथर में किसमें टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली? ईथर में कम होता है। ये आपको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर बनाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम लेना पड़ता है। कितना, बहुत अच्छा, 140 डिग्री C है टेम्परेचर। लिखिए 140 डिग्री C तो ईथर बनता है, 140 डिग्री C तो ईथर बनता है। अच्छा, और देखिए जरा, अगर हम ऐसे चलें तो ये क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। बहुत अच्छा।
पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा रिएक्शन का? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये देखिए हाइड्रेशन ऑफ, क्योंकि यहां पे क्या निकलेगा? ये वाटर निकलेगा, यहां भी वाटर निकलेगा, तो उसी का उल्टा कर रहे हैं। तो इधर आए तो डिहाइड्रेशन था, उधर गए तो हाइड्रेशन हो गया। एल्कीन के हाइड्रेशन से क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ईथर के हाइड्रेशन से एल्कोहल बनेगा। वो दूसरा पहुंच गए आप, है ना। यहां पे देखिए हम क्या समराइज करना चाह रहे हैं? हम 4 रिएक्शन समराइज करना चाह रहे थे कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है या ईथर बनता है। ये अपने आप पेज कैसे हिल रहा है यार? अच्छा ये टच हो गया है, ठीक है, अब नहीं हिलेगा, है ना। और फिर इसी का उल्टा कर देते हैं, तो एल्कीन के हाइड्रेशन से एल्कोहल, ईथर के हाइड्रेशन से एल्कोहल बन जाता है। 4 रिएक्शन हो गए। अब साथ में आपको टेम्परेचर रटना पड़ेगा। एल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन बनाने के लिए 170 डिग्री सी, और फिर ईथर बनाने के लिए क्या बोलिए 140 डिग्री सी, जो अभी हमको यूज करना है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना होगा, जब ईथर बनाना होगा तो क्या करेंगे? 2 मोल्स ऑफ, वर्ड्स में क्या बोले? एक्सेस ऑफ एल्कोहल। अच्छा दूसरा देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम लोग Al2O3 भी यूज कर सकते हैं। Al2O3 क्या होता है? एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जहां सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था उसी के नीचे ऑब्लिक करके लिखे Al2O3, एल्यूमिना ऑल्सो। यहां भी करते हैं H2SO4 नीचे लिखे और Al2O3, एल्यूमिना Al2O3। अब जरा रुक जाइए, पहले कहानी सुन लीजिए। एल्यूमिना इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट इट इज अ वीकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। पहली बात तो एल्यूमिना चीप होता है, एल्यूमिना इज चीपर देन सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको हम यूज करते हैं जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है, तो एल्यूमिना को यूज करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड कब यूज करते हैं? जब लैब में बनाना होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉस्टली होती है, बट सैंपल हमें प्योर मिलता है। एल्यूमिना के साथ में कॉस्टिंग कम आती है, चीप होती है, लार्ज स्केल पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ड्रॉबैक है, बिकॉज एल्यूमिना इज अ वीकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एल्यूमिना के केस में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अब रिस्पेक्टिव देखिए जो और हमने किया है, ये 170 कितना हो जाएगा एल्यूमिना के केस में? 350 डिग्री सी हो जाता है। वहीं पे करिए, यहां पे और एल्यूमिना लिखा तो ये हो जाएगा 350 डिग्री सी। मतलब एल्कोहल, हाँ अश्विनी बोली बेटा, कहां कंफ्यूजन हो रहा है? बोलिए। तो हाँ, एल्यूमिना के केस में सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ वीकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ उस्मान बोलिए बेटा। किसमें? उसमें 240 था, अभी आएगा वहां 240 आएगा। तो वो करते करते धीरे धीरे करके आप लर्न करेंगे। हाँ 4 टेम्परेचर है, धीरे धीरे। हमको भी एक दिन में याद थोड़ी ना हुआ है, और ना हमने बैठ के याद किया, बैठ के कोई याद नहीं किया, बस करते करते भाई जैसे आपने गाने याद किए, कोई भी गाने आपने कैसे याद किए? बस नहीं, खाली सुन के नहीं, गा के, बिना अभ्यास के कुछ नहीं याद होता। अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और माइंड को फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या प्रैक्टिस किया, चाहे वो अच्छी चीज प्रैक्टिस किया या बुरी चीज प्रैक्टिस किया, वो सब एक्सेप्ट करता है और फिर वही करता है। भाई बहुत सारे गाने होते हैं जो आपको लिरिक्स नहीं अच्छी लगती, लेकिन आप सुनते रहते हैं, आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, और फिर पता लगा 20 दिन के बाद मुन्नी बदनाम हुई, आप ही गाते रहते हैं, है ना। अब इसका कर और कोई मतलब नहीं है उसका। छोटा बच्चा है 5 साल का, अब वो क्या 4 बॉटल वोद का, अब उसको मतलब 5 साल के बच्चे को पता ही नहीं कि क्या गा रहा है, वोड का क्या होता है ये नहीं पता उसको,
कि ये क्या होता है, गाना है उसके लिए तो गाना है, कोई मतलब नहीं है उसका। उस तरह से यहाँ पर भी आप कोई चीज़ आप रिपीट करिए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कर लेता है। ठीक है भाई, जैसे ये करना है कि कुछ लोग को जीतने की आदत होती है और ज़्यादातर लोग को हारने की आदत होती है। बोथ आर हैबिट्स, बोथ आर हैबिट्स। कुछ लोगों को, मैंने कहा कुछ लोग को जीतने की आदत होती है, हैबिट बनाई होती है उन्होंने। तो उनकी पहचान जानते क्या है? कोई भी काम करते हैं जिंदगी का, चाहे छोटा से छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, लड़ाई करना है, बर्थडे करना है, फंक्शन करना है, कुछ भी करना है, वो कंप्लीट करते हैं उसको। ये नहीं कहते कल करेंगे, ये नहीं कहते बलून लगाना है अभी कंप्लीट करके तब, ये नहीं कर शाम को लगा देंगे, ना 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 ना, ये नहीं करेगा वो। ये उसकी हैबिट है, वो जीतने की आदत है उसकी, कि 3 क्वेश्चन 3 ही तो हैं, कल कर लेंगे, नहीं कल नहीं, आज करना है, आज किया उसने, तो हैबिट उसने बनाई है। और ज़्यादातर लोग की किसकी? हारने की आदत होती है। एक वर्ड इंग्लिश का बड़ा प्यारा सा है, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वर्ड याद करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? चीज को डालना। इसका मतलब होता है टाल मटोल। टाल मटोल की आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ड्यू टू विच पीपल फेल इन देयर लाइफ। प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई अभी गाड़ी रिजर्व में आई तो पेट्रोल कब भराते हैं? कल भराते हैं। अभी तो रिजर्व में आई, अभी तो चल जाएगी, कल भरा लेंगे, कल भरा लेंगे। भैया आज क्यों नहीं? आदत है। क्या कल भराएंगे तो पैसा कम लगेगा? और पता लगा रात को 12 बजे मोदी ने डिक्लेयर कर दिया कल से कर्फ्यू है। उनका कोई भरोसा है? रात कोई बहनों भाइयों आ करके कल से, क्या बहुत बढ़िया बोलते हैं ना, हाँ, अब मतलब जो भी उन्होंने कह दिया कि अब कल से तेल की कमी हो गई इसलिए कल बंद रहेगा पेट्रोल पंप, जो भी कह दिया उन्होंने। आप क्या करें? आप अब किसकी वजह से हुआ? प्रोक्रेस्टिनेशन। आज भरा लेते तो ये दिक्कत ना होती। कोई भी काम जो आप ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है उसको तुरंत करिए, इसकी हैबिट डालिए, इसको छोटी छोटी चीज़ों से हैबिट बनाइए। ठीक है, कोई भी काम है, छोटा सा कॉपी करना है, कल कर लेंगे। अरे अरबी क्यों नहीं कर लेते? अभी क्यों नहीं कर लेते? तुरंत करिए, उसकी हैबिट बनाइए इसी तरीके से, तो ये करते करते लर्न हो जाएगा आपको। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 टेम्परेचर आए एल्कीन बनाने के लिए, बल्कि हाँ ठीक तो है ना, ये मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना हो जाएगा। एल्कोहल में एल्यूमिना डाला, एल्कीन बनाने के लिए कितना? 350 डिग्री सी डालेंगे। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड से ईथर बनाना है तो 140 है, और अगर यस कहाँ पे 270, कहाँ पे? एल्यूमिना का 240, एल्यूमिना के साथ में 240 है, करेक्ट है, एल्यूमिना के साथ में 240 है। हाँ, ये 240 डिग्री से डालना पड़ेगा। तो 240 से क्या बनता है? ईथर बन जाता है ना। चारों टेम्परेचर लर्न हो जाएंगे, बस इसी को प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग एक एक करके अपना क्लियर करते हैं। हमको ईथर बनाना है। पहला रिएक्शन जो भी हम लोगों ने हेडिंग किया, यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन लिख दीजिए। रिएक्शन लिखे, एल्कोहल कितना यूज करना पड़ेगा? नहीं 2 मोल यार, ईथर बनाना है, ईथर बनाना है। तो ऐसे लिखा जाए हम लोग C2H5OH। इसको देखिए, दूसरे वाले को हमने उलट के लिख दिया तो कोई दिक्कत है? पेट में दर्द नहीं? अच्छा, हमने एल को ऐसे लिखा HOC2H5, HOC। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, एक से H लिया, एक से OH लिया, ये बीच से क्या निकला? वाटर निकल गया, H2 निकल के रिमेनिंग अटैच कर दिया। टेम्परेचर कितना डाला जाए? एरो पे लिखिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सी डालिए। टेम्परेचर इज 140 डिग्री सी, 140 डिग्री सी। हेलो,
नमस्ते सर। सर अभी हम क्लास कर रहे थे, 4 बजे कॉल कर सकते हैं सर? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 140 डिग्री सी, 140 वाटर निकाल के रिमेनिंग अटैच कर दीजिए, तो क्या बन गया? C2H5O, C2H5। नाम बताइए उस्मान। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर नाम लिखे, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। हाँ बोलिए, सुनी बोलिए बेटा। और दूसरा इसकी हैबिट डालिए, आपसे कहें या ना कहें, प्रोडक्ट के नाम की निकले की आदत डालिए। अगर जैसे रिएक्शन में तो नहीं कहा आपसे नाम लिखने के लिए, खाली रिएक्शन पूछा आपसे, लेकिन किसी बच्चे ने इस पर नाम भी लिख दिया तो टीचर थोड़ा सा पार्शियल होगा कि नहीं सर? कुछ से उसका मन करेगा यार थोड़ा ज़्यादा दे दें इसको, थोड़ा ज़्यादा दे दें। तो ये कहा जाता है कि नंबर मिलते नहीं, नंबर छीनने पड़ते हैं, याद रखिएगा इसको। मिलते नहीं, नंबर छीनने पड़ते हैं टीचर से। हेल्पलेस कर दो उसको कि वो मजबूर हो जाए देने के लिए, मजबूर हो जाए देने के लिए। ठीक है, मतलब ये ऐसा कैसे होता होगा, ये मजबूर हो जाता टीचर, तब उसको ऐसा करना पड़ता है। अभी एक बताया था ना, डेली के हैं वो, वीडियो देख करके गौरव सर का वीडियो देखा उन्होंने, तो बहुत मजा आई उनको। उन्होंने मेरे को कॉल किया, तो वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली में उनकी कोचिंग चलती है। उनके 4-5 बच्चे मैथ्स में ये नंबर लाए हैं, CBSE, वही 12th का रिजल्ट आया, 100 आउट ऑफ 100। एक बच्चा ऐसा है जो PCM तीनों में 100 में 100 आया। हमने कहा अरे ये लोग क्या खाते होंगे, मतलब सीखने वाली बात है ना। तीनों में मतलब 100, मैथ्स में 100 तो काफ़ी सुना है, लेकिन केमिस्ट्री मैंने नहीं सुना है। केमिस्ट्री मैंने 99 से सुना है, 100 नहीं सुना मैंने केमिस्ट्री में। हाँ फिजिक्स में भी आता है, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने नहीं सुना, बहुत ही रेयर है केमिस्ट्री में। तो अगर तीनों में 100 है, पहली बात तो ये है कि जब आप कुछ चीज़ देख लेते हैं तो ब्रेन क्या कहता है, यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और जो चीज़ नहीं देखी होती तो तुरंत बोलते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल डज नॉट मीन्स इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। If you are saying it is not possible, तो it means it is not possible for you. Doesn't mean it is impossible. आपके लिए impossible है, किसी के लिए तो कुछ नहीं है। मैथ्स में मजा आती है। हाँ, I am possible, बहुत अच्छा, I am possible। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, वही प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डाइथाइल ईथर नाम जरूर लिखिएगा, हमने क्या कहा, नाम भी लिखिए प्रोडक्ट का, आदत डालिए इसकी। कितना भी सिंपल है, आपको लगे इसमें क्या बताना, नहीं बताइए, टीचर को क्या पता आपको क्या आता है, आप बताइए। तो नंबर आप छीनिए उससे, प्लस क्या बना दें, प्लस H2 बना दिए। सेकेंड रिएक्शन करिए, बाई पासिंग, सेकेंड प्रिपरेशन, 4 प्रिपरेशन है। बाई पासिंग एथनॉल वेपर्स, बाई पासिंग एथनॉल वेपर्स ओवर एल्यूमिना, ओवर एल्यूमिना। पहले वाले रिएक्शन के ब्रैकेट में लिख लीजिए लैब मेथड, जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला किया था, लैब मेथड था वो। और एल्यूमिना के लिए क्या करें, मैन्युफैक्चर करिए, ब्रैकेट में लिखिए मैन्युफैक्चर। एल्यूमिना इज यूज इन मैन्युफैक्चर। सेम रिएक्शन कॉपी कर दीजिए, C2H5OH, एकदम सेम रिएक्शन कॉपी कर दीजिए, C2H5OH प्लस HOC2H5, राइट ओनली रिएक्शन, C2H5OH प्लस HOC2H5। अब सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर बोलिए एल्यूमिना डाल दीजिए, बस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर एल्यूमिना डाल दीजिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर आप Al2O3 डाल दीजिए, और टेम्परेचर कितना कर दिया जाए, 240 डिग्री सी। 350 उस्मान ने बोला, ये क्या है, एल्कीन के लिए, एल्कीन बनाना होता तो 350 आता, तो ये 240 डिग्री सी कर दीजिए, 240 डिग्री सी। एंड द प्रोडक्ट बिकेम अगेन द सेम प्रोडक्ट, C2H5O, C2H5 प्लस वाटर, प्लस वाटर, डाइथाइल ईथर, प्रोडक्ट डाइथाइल ईथर प्लस वाटर। अगला रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
देखिए शीट में क्या हेडिंग है, बाई विलियमसन सिंथेसिस, हेडिंग करिए बाई विलियमसन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बाई विलियमसन सिंथेसिस। चौथा रिएक्शन है वो भी बढ़ हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में बढ़ता है ये फोर्थ चलिए विलियमसन सिंथेसिस पे आ जाइए। अभी देखिए कुछ लिखना नहीं, पहले कहानी सुनिएगा, खूब बढ़िया से कहानी सुनिए, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस अगर आपसे क्वेश्चन करें कि ये किस लिए होता है तो आप बोले ईथर की प्रिपरेशन नहीं है। विलियमसन सिंथेसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की जरूरत है, और कहीं यूज ही नहीं होता पूरी केमिस्ट्री में। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस ये कौन सा कंपाउंड है, OCH3, ये ईथर है कि नहीं, ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, ये एरोमेटिक ईथर है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, AR, AROR, ठीक है, AROR, AR ये हो गया ना, ये AR का मतलब अराइल, 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 ये कौन सा अराइल है, इसका नाम बताइए, ये फिनाइल है, फिनाइल इज एन अराइल, है ना। अराइल किसको कहते हैं, व्हेन वी रिमूव फ्रॉम एनी एरीन, बहुत अच्छा, एरीन, एरीन क्या होता है, नहीं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरीन, कहीं लिखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरीन्स, aromatic hydrocarbons are also called arenes, aromatic hydrocarbons are also called arenes, also called arenes। देखिए क्या कहते हैं, in order to achieve success you need not to do great things, in order to achieve success you not to do great things, you need to do small things in a great way, a small thing in a great way। तो small thing क्या होता है, जैसे कुछ नया पता लगे तुरंत लिखते रहिए, ये ग्रेट थिंग हो गया, इसकी हैबिट बनाना है। और दूसरा ग्रेट क्या हो गया, आता है फिर भी लिख रहे हैं, ये और ग्रेट हो गया, आता है फिर भी लिख रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, बार बार करने से क्या होगा, बार बार करने से क्या होगा, रट जाएगा वो, फिर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। भाई आपने मोबाइल नंबर अपना इतनी बार यूज किया, तब 3 बजे उठा करके मोबाइल नंबर पूछे आपसे रात को, बता देंगे, विलियमसन सिंथेसिस नहीं याद आएगा क्योंकि उसको एक बार पढ़ लिया था गलती से, बस इसलिए नहीं याद आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। उस फुटबॉलर का नाम क्या था, आई नॉट फियर अ मैन, who he said, I not fear a man who has practiced 10,000 balls, but I fear a man who has practiced one ball 10,000 times। एक फुटबॉलर है, नाम नहीं उसका मेरे को पता है, उसकी कोटेशन मैंने रट ली कि उसने क्या कहा, मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने 10,000 बॉल प्रैक्टिस की है, नहीं, डर उससे लगता है जिसने एक बॉल 10,000 बार प्रैक्टिस की है, वो मास्टर है उसका, अगर वो आ गया तो गए आप गए आप। तो मतलब प्रैक्टिस से बड़ा कुछ नहीं होता है, अभ्यास से बड़ा कुछ नहीं होता है कि नहीं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये फिनाइल हो गया, ये फिनाइल है, और ये क्या, ये तो अल्काइल है, अल्काइल है, और दोनों तरफ कार्बन तो है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ईथर हो गया। ये एरोमेटिक ईथर था, हम नाम सुनना चाह रहे थे किसी से, इसको क्या कहते हैं, मेथनोएट, एस्टर हो गया यार, मेथनोएट, O8 तो एस्टर में आता है, जैसे इथाइल एस्टेट। लास्ट में ईथर आना चाहिए था। देखिए ईथर के 2 नॉमेनक्लेचर चलते हैं, जो आपने एथनोएट कहा वो एल्कोक्साइड होना चाहिए था,
अगर प्रीफिक्स में बोलते हैं तो एल्कोक्साइड बोलते हैं, सफिक्स में सॉरी, और प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कहते हैं इसको। आरओ को एल्कोक्सी ना, सफिक्स में एल्कोक्साइड कहते हैं और इसको प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, एल्किल, और सफिक्स में एल्केन। एल्केन तो हम ऐसे कह सकते थे एल्कोक्सी एल्केन, नहीं मिथॉक्सी, क्योंकि जिस कार्बन में जिसमें कम होते हैं कार्बन उसको प्रीफिक्स में लिया जाता है, जिसमें कार्बन कम होते हैं उसको प्रीफिक्स में लेते हैं। तो कम किस में साथ जाएगा, एस के साथ जाएगा। तो ये हो गया मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन जो नाम सुनना चाह रहे थे कॉमन नेम, वो आपको रटना पड़ेगा। इसका नाम है एनिसॉल, ANISOL। एनिसॉल क्या होता है, एरोमेटिक ईथर होता है, एरोमेटिक ईथर, ठीक है, कहीं लिख करके लर्न करिए। बेंजीन रिंग में OCH3 लगाइए, बेंजीन रिंग में OCH3 बोलते हैं एनिसॉल। एनिसॉल पूछेंगे एनिसॉल क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। जैसे हम लोग का टॉपिक चल रहा है डाइथाइल ईथर, वो क्या है, वो एलिफेटिक ईथर है, वो एलिफेटिक ईथर, ये एरोमेटिक ईथर है। कैसे बन जाएगा एनिसॉल, तो आंसर इज, यही आंसर है जो अभी हेडिंग किया हम लोगों ने, बाई विलियमसन सिंथेसिस से एनिसॉल बन जाएगा। ठीक है, कहीं भी लिखा उस्मान, मिल गया, अच्छा हाँ तो बस ठीक है, ऐसे करते रहेंगे, बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए। एनिसॉल, तो एनिसॉल किस क्लास का कंपाउंड है बताइए, एनिसॉल किस क्लास का कंपाउंड है, ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई विलियमसन सिंथेसिस। अब वापस आते हैं, विलियमसन सिंथेसिस किसको कहते हैं तो देखिएगा जरा, इसको बताइए क्या कहते हैं, RONA, इसको क्या कहते हैं, RONA, बहुत अच्छा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या होता है, कैसे बनता है, व्हाट इज सोडियम एल्कोक्साइड, हाउ इट इज फॉर्म्ड। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल होता है, दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। पूछा कि ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, तो यू कैन से इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल को सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं, या खाली एल्कोक्साइड बोले। हमने कहा ये क्या है, नाम बताइए, एल्कोक्साइड क्या है, व्हाट इज एल्कोक्साइड, तो यू मस्ट से इट इज सोडियम सॉल्ट, इट इज अ सॉल्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोक्साइड एल्कोहल से बनता है। ये पहले क्या था, H था, जब ये H हटा दिया आपने, H जब हटा दिया तो एल्कोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और ये H हटता कैसे है, क्या करते हैं, नहीं, जब ये H हटाना होता है, इसको सॉल्ट बनाने के लिए हम एल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराते हैं, एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराते हैं। एल्कोहल इनटू, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एल्कोहल इनटू RONA क्या करें, सोडियम से रिएक्ट करा दिए, सोडियम से रिएक्ट करा तो RONA बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड बनने का और कोई तरीका नहीं, एक ही तरीका है कि सोडियम एल्कोहल को किसके साथ, सोडियम से रिएक्ट करते सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। अच्छा, फिर अगर हम एक काम कर दें, एल्कोहल प्लस सोडियम तो ये बन गया, अगर हम एल्कोहल, खूब अलर्ट होकर आंसर करिएगा, प्लस NaOH, बहुत अच्छा, नो रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। अब वो सेंटेंस से रिपीट करिए, इसको क्या लिखा था हम लोगों ने कॉपी में सेंटेंस को, ये एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज, एल्कलीज NaOH QH कुछ भी हो सकता है। एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज को रटेंगे हम लोग, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज, व्हाई, बिकॉज एल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, बिकॉज एल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड। क्योंकि देखिए एल्कली तो बहुत स्ट्रांग बेस होता है, कितना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है। नहीं, ये देखिए ये क्या लिखा मैंने, pH 14 लिखा मैंने, तो ये तो हाईएस्ट हो गया,
इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? pH 14 होता है इसका, pH 14 होता है। तो अब इसके साथ भी अल्कोहल रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब ये खाली नाम का एसिड है, काम का एसिड नहीं है। ठीक है, ये देखिए, इनको देखिए, हाइड्रोजन को देखिए, नाम का मेटल है, काम का नहीं, क्योंकि रखा कहां गया? फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। एंड फर्स्ट ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज alkali metals. Alkali metals, why they are called alkali metals, Shishir? because they form strong alkali. बहुत अच्छा, because they form strong alkali, that's why they are called alkali metal. alkali किसको कहते हैं? Water soluble base. बहुत अच्छा, वाटर। देखिए बात के अंदर बात निकलती जा रही है और सबका आंसर फटाफट दे रहे हैं। एल्कली और बेस में क्या फर्क है? एल्कली और बेस में क्या फर्क है? तो बोथ आर बेसिस। एल्कली को भी, बेस को ही एल्कली कहते हैं, बट जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट कॉल्ड एल्कली। एल्कली खाली उन्हीं को कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। कहीं लिख लीजिए, ये क्लास 10 आईसीसी का सेंटेंस है, आईसीसी में क्लास 10 पे सेंटेंस आता है। लिखिए, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, उनको एल्कली कहा जाता है। एल्कलीज, ठीक है। तो एल्कोहल्स एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, अच्छे से रट लीजिएगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं करते हैं? एल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, एल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड होते हैं। अच्छा, प्रूव करना है कि अल्कोहल एसिडिक होता है तो क्या करें? अरे नहीं, प्रूव करना है कि अल्कोहल एसिडिक होता है तो कैसे प्रूव करें? तो सोडियम से रिएक्ट करा दीजिए। कोई भी एसिड है उसको सोडियम से रिएक्ट करा दिया, अगर वो एसिड होगा तो वहां से हाइड्रोजन हटा देगा, सॉल्ट बना देगा। तो ये जो पहला रिएक्शन था, ROH प्लस Na गिविंग RONA प्लस हाइड्रोजन निकालता है, इससे प्रूव हुआ कि अल्कोहल एसिडिक होता है। लेकिन फिर इसी एसिड को हमने Na से रिएक्ट कराया, देयर इज नो रिएक्शन, मींस अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड। फिर वापस आते हैं, विलियमसन सिंथेसिस में हमको इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? एल्कोक्साइड की, सोडियम एल्कोक्साइड की। और फिर इसको देखिए, ये क्या है? हेलोएल्केन, एल्किलाइट, RX को उल्टा करके लिखा मैंने। उल्टा करने का ये पर्पस था हमारा, ये देखिए, बस ये सॉल्ट बना दिया, NaCl, NaBr, NaI ये बना दिया, और बाकी बचा क्या? ROR, ईथर बन गया। दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। क्या हो बेटा? आ जाओ, आ जाओ। आयुष के क्लास 9 की, हाँ। उनके मदर आई थी, तो या तो क्या करना है? तो आपसे डिस्कस करेंगे ना फीस वगैरह, उसके बाद तो कह दो कि 4 बजे क्लास छूटेगी, तो थोड़ी देर वेट कर लें। फिर क्लास उसकी, उनसे कह दो कि 4 बजे सर छूटेंगे, है ना? तो अभी थोड़ी देर वेट कर लें, हम आते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन है विलियमसन सिंथेसिस का। क्या क्या डालते हैं, मतलब व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन विलियमसन सिंथेसिस? हाँ, बस हो गया। एल्कोक्साइड प्लस एल्किल लाइट, बस एल्कोक्साइड प्लस एल्किल लाइट। अभी सेंटेंस हो जाएगा, एल्कोक्साइड प्लस एल्किल लाइट, या हम बोले सोडियम एल्कोक्साइड प्लस alkyl light. This is called Williamson synthesis. When we treat sodium salt of alcohol with alkyl light, when we treat sodium salt of alcohol with alkyl light, we get ether. We get ether. This is called Williamson synthesis. ठीक है, explanation note करिए. Right? In this method,
in this method ethers are obtained from alcohols. Ethers are obtained from alcohols by converting them. In this method ethers are obtained from alcohols by converting them into an alkoxide first, into an alkoxide first, and then treated with an alkyl halide, तो दो स्टेप पर रिएक्शन करते हैं. पहले एल्कोक्साइड बनाइए जरा. एल्कोक्साइड कैसे बनाया जाए? एल्कोहल को किसके साथ? C2H5OH प्लस Na के साथ. बैलेंस रिएक्शन ट्राई करिए जरा. C2H5OH प्लस Na का बैलेंस रिएक्शन बनाइए. C2H5OH प्लस रहने छोड़ दीजिए. C2H5OH प्लस Na का बैलेंस रिएक्शन बनाइए. पहले तो ये बना दिया जाए C2H5ONa प्लस हाफ H2. हाइड्रोजन कितना निकला? हाफ. लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है. हाँ, गैलुसैक से नहीं रहा गया. मिस्टर गैलुसैक थे वो, लेकिन नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता है. गैसेस को हमेशा होल नंबर लिखा जाता है. जिसको होल नंबर करने के लिए हमने पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो बैलेंस रिएक्शन आता है, लिखिए 2C2H5OH प्लस 2Na हो जाएगा, प्लस 2Na हो जाएगा, 2Na हो जाएगा, गिविंग 2C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड प्लस, अब नहीं H2, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस H2 बनाना है. बैठे ही हो? अच्छा ठीक है. तो ये हम लोग का बन गया है कि नहीं. अभी हम लोगों ने क्या बनाया, मतलब विलियमसन सिंथेसिस को हम लोग अगर रिकॉल करें तो 2 स्टेप पर रिएक्शन होता है. पहले तो विलियमसन सिंथेसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और इस रिएक्शन में क्या होता है, तो इस रिएक्शन में 2 स्टेप पर रिएक्शन आता है. पहले हम क्या करते हैं, मतलब एक खाली कंपोजिशन हमको पहले बता दीजिए. विलियमसन सिंथेसिस का कंपोजिशन बताइए. सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड. एल्किलाइड कॉमन नेम है. रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखें? RONA प्लस RX. ये जो कंपोजिशन है RONA प्लस RX पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कहीं यूज ही नहीं करते. RONA प्लस RX इस रिएक्शन को कहाँ यूज करते हैं? इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और कहीं यूज नहीं करते. ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? तो विलियमसन सिंथेसिस. मतलब विलियमसन सिंथेसिस का कंपोजिशन बताइए, तो आप बोलेंगे RONA प्लस RX. फिर अगर हमने क्वेश्चन किया कि ये क्या होता है, RONA क्या होता है, तो आप बोलिए दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल. RONA बनता कैसे है? तो जब एल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, तो एल्कोक्साइड बनता है. तो पहले विलियमसन से में 2 स्टेप रिएक्शन होता है. पहले हम एल्कोक्साइड बनाते हैं, फिर उसको एल्किलाइड से रिएक्ट करते हैं, तब ये ROR बन जाता है. ROR बनेगा और साथ में क्या निकला? ये NaX निकल जाएगा. ये तो साइड प्रोडक्ट चला गया. तो विलियमसन सिंथेसिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से रटिएगा इसको. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पूरे ऑर्गेनिक और कहीं यूज ही नहीं करते. और फिर दूसरी इंफॉर्मेशन, इससे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ईथर दोनों बन जाता है. किसी एरोमेटिक ईथर का नाम बताइए. एरोमेटिक ईथर इज एनिसॉल. अभी क्या था? एरोमेटिक ईथर इज एनिसॉल.
कैसे किया था हम लोगों ने? बेंजीन रिंग थी, उसी में OCH3 लगाया था, इसका नाम था एनिसॉल। आपसे क्वेश्चन करें कि व्हाट इज दिस, तो आप बोलिए इट इज एन ईथर। एनिसॉल क्या होता है? तो ईथर होता है, या और बोलिए तो इट इज अ एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। भाई आप ROR तो आपको एकदम सिंपल लगता है, ROR, तो इसमें कहाँ फर्क है यार? खाली बस ये बड़ा सा घर देख करके लगता है ये क्या है कि नहीं? तो ये क्या है? ये तो बेंजीन है, बेंजीन में नहीं है। ये क्या है? ये फिनाइल है, बेंजीन नहीं, ये फिनाइल है। जब ये बॉन्ड ना लगा रहता है तो ये बेंजीन थी, जब आपने बॉन्ड लगा दिया तो इसका नाम क्या है? फिनाइल है। आप पूछे कि फिनाइल क्या होता है, तो बोलिए इट इज एन अराइल। अराइल क्या होता है? व्हेन वी रिमूव एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एरीन वी गेट अराइल। फिर बोले एरीन क्या होता है? ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एरीन्स। कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एरीन के एग्जाम्पल दीजिए। बेंजीन, बहुत अच्छा। और बताइए? टॉल्वीन। और बताइए? यस, क्रिसॉल। गलत, क्रिसॉल तो ईथर हो गया। क्रिसॉल नहीं, क्रिसॉल इज फिनॉल, क्रिसॉल इज फिनॉल। क्रिसॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3 लगा दिया, तो ये तो हाइड्रोकार्बन नहीं, है तो ऑक्सीजन भी आ गया इसमें, है ना? ये क्या है? तो आप बोलेंगे इट इज अ फिनॉल। इट इज नॉट फिनॉल, इट इज अ फिनॉल। दिस इज अ फिनॉल, क्रिसॉल इज अ फिनॉल, इट इज नॉट। देखिए खाली हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए थे। देखिए और एग्जाम्पल इस तरीके के हैं। एक तो आपने ये किया, बेंजीन हो गया, फिर इसके बाद 2 रिंग ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, इसको क्या कहते हैं? नेफ्थलीन। 2 रिंग को ज्वाइन किया तो नेफ्थलीन हो गया। 3 रिंग ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ये सारे क्या हैं? दे आर ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दे आर ऑल कॉल्ड एरीन्स। तो 3 मैंने आपको दिखाए, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। 1 रिंग, 2 रिंग और 3 रिंग, है ना? अब अगर आप गलती से BSc करते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाए तो आप BSc नहीं करेंगे। अगर आपको पता है इतना पढ़ना पड़ेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो गलती से BSc होता है। BSc अगर गलती से करते हैं आप, तो अभी तो बेंजीन के डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर इन तीनों के डेरिवेटिव करने होते हैं। नेफ्थलीन के डेरिवेटिव करते हैं, बेंजीन के करते हैं, एंथ्रासीन के डेरिवेटिव करते हैं। तीनों के डेरिवेटिव अलग अलग स्टडी करते हैं। तो ये कहा कि अगर पहले से पता लगे तो आप BSc नहीं करेंगे, गलती से BSc होता है। अगर पहले पता लग जाए तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए विलियमसन सिंथेसिस क्लियर हो गया। विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनता है? ईथर बनता है। विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बन जाता है, दोनों ईथर बन जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना? अच्छा, फिर अगला कर दीजिए नंबर 4, प्रिपरेशन नंबर 4 कर दीजिए। बाई हीटिंग एल्किल हैलाइड्स, बाई हीटिंग एल्किल हैलाइड्स विथ सिल्वर ऑक्साइड। हाँ, ये भी पहले कर चुके हैं हम लोग, विथ सिल्वर ऑक्साइड। विथ सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। अच्छा, विंटेज भी समर से प्यास ज़्यादा क्यों लगती है? वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होता है स्वेट के फॉर्म में। हाँ, क्यों, कैसे निकलता है, किस फॉर्म में? स्वेट से निकल रहा है। और अभी निकल रहा है कि नहीं? अभी दिखाई तो नहीं पड़ रहा चेहरे से, निकल रहा है। दिखाई क्यों नहीं पड़ता? इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेट हो जाता, दिखाई नहीं पड़ता, है ना? और अगर वाटर कंटेंट ECF में ज़्यादा होता है कि ICF में? ये बायो का क्वेश्चन है। जितने फ्लूइड्स हैं हमारे वो 2 फॉर्म में होते हैं, ICF और ECF। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो टोटल वाटर होता है, जो इंट्रासेलुलर है, इंट्रा मतलब विद इन,
इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये कि सेल के अंदर ज्यादा पानी होता है कि सेल के बाहर? डॉक्टर इकरा बताइए, सेल के अंदर ज्यादा पानी होता है कि सेल के बाहर? सेल के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में तो सेल्स ही तो हैं, पूरी बॉडी में सेल्स ही तो हैं। हाँ 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 हाँ, सेल के अंदर ज्यादा पानी होता है। सारी सेल्स के अंदर वाटर ही तो है मैक्सिमम, ठीक है, वाटर ही तो है। और उसके सेल के बाहर वाटर कंटेंट कम होता है, बट अब उसमें से बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम कौन सा मिनरल ज्यादा होना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये है, पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए, बॉडी में पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए। और पोटेशियम कहाँ ज्यादा होना चाहिए, सेल के अंदर कि सेल के बाहर? सेल के अंदर ज्यादा होना चाहिए, अंदर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अगर आपने सॉल्ट ज्यादा खाया, सोडियम का अमाउंट बढ़ा लिया जो कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सॉल्ट आप अलग से ऐड ना करिए। जितने भी वेज खाते हैं सब में सॉल्ट रहता है, सब में NaCl रहता है। जैसे सैलेड खाया तो उसमें आपने अलग से डाल लिया, दाल खा रहे, दाल में नमक पड़ा था दाल में फिर भी डाल रहे हैं, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। सॉल्ट, बिना सॉल्ट के कितने लोग केला खाते हैं, बिना सॉल्ट के खा ही नहीं सकते। हाँ, बहुत अच्छा है, यही तो करना ही चाहिए। मतलब वो लोग क्या, जैसे फ्रूट्स उन्होंने काटे, फ्रूट्स काटे, फ्रूट में एप्पल है, केला है, काटा, और उसके बाद फिर बढ़िया कैच का सॉल्ट, कैच का मसाले वाला सॉल्ट आता है, मसाला वाला, वो डाल दिया आपने। हाँ, चाट मसाला बिल्कुल नहीं, ये नहीं, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये सब बिल्कुल नहीं डालना है। जो कुछ भी गॉड गिव्स अस व्हाट वी नीड, नॉट व्हाट वी वांट, अलग से मत डालिए, क्योंकि अगर आप ये डालेंगे तो फिर अब इसका इम्बैलेंस चालू हो जाएगा। सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, अब आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इसके बाद फिर सोडियम इम्बैलेंस हो जाए, ब्रेन नहीं काम करेगा आपका, ऐसे खड़े खड़े गिर जाएंगे, रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे हो सकता है आपने अल्जाइमर सुना हो, अल्जाइमर इट्स अ डिजीज। सुबह योगा करने आते हैं, वो करीब 62-63 ईयर्स के हैं, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है उनको। अब धीरे धीरे रिफ्लेक्सेस आने लगे, तो हम उनसे बोलते हैं कि रेज योर राइट हैंड, तो लेफ्ट उठाते हैं, तो ब्रेन नहीं कोऑर्डिनेट करता उनको। अब 3-4 बार कहना पड़ता है कि राइट लेग उठाइए, राइट लेग उठाइए, राइट लेग उठाइए, फिर बाएं उठा रहे हैं। फिर मैंने कहा नहीं, राइट लेग, मैंने ये कह रहा दूसरा उठाइए, नहीं कह रहा, मैंने राइट उठाइए, फिर उठाते हैं दूसरा, फिर तो धीरे धीरे दिमाग काम करता है। सोडियम इम्बैलेंस होता है, तो पहली बात तो आपको सोडियम, ब्रेन ही नहीं काम करेगा। अभी सब कुछ, सब अल्लाह मियाँ ने सही दिया, इसलिए वैल्यू नहीं है उसकी। जब ये गड़बड़ होता है तब समझता है कि सोडियम और पोटेशियम किसको कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम को बढ़ाना है, क्या करें? यस, रॉ फूड खाइए, बस, बहुत अच्छा, रॉ फूड खाइए और कुछ नहीं करना है। सोडियम को कम करना है, क्या करें? नहीं, कुक फूड कम कर दीजिए, और आप प्रोसेस्ड फूड बंद कर दीजिए, कम मत करिए, बंद कर दीजिए। पैक फूड बंद कर दीजिए, कम मत करिए। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? मैगी प्रोसेस्ड है, कुछ करना थोड़ी ना, पानी डाला, बॉयल किया, तैयार। ये प्रोसेस्ड है, पहले से बना है, प्रोसेस नहीं करना पड़ा आपको कुछ, ठीक है। फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है, उसमें नमक खूब रहता है, खूब रहता है, ठीक है। चलिए वापस आइए। जो अभी हम लोग करने चाहते थे, बाई हीटिंग, नंबर 4 पे आ जाइए। बाई हीटिंग एल्किलाइट विथ सिल्वर ऑक्साइड। हाँ, बहुत अच्छा, देखिएगा जरा, एल्किलाइट विथ सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। और आपने जो बोला मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, वो क्या होता है? वो AgOH होता है। अभी शिष्य ने बोला मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट, इसी के अंदर Ag2O में पानी मिला दें,
तो ये बन जाता है AgOH बन जाता है, इसी को बोलते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड तो Ag2O है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ये है। अब थोड़ा सा डिफरेंस होने से रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। अगर आपने सिल्वर ऑक्साइड किया है तो फिर ये रिएक्शन होता है, तो 2RX लेते हैं। ऐसे देखिए क्या करें, RX प्लस Ag2O, देखिए क्या निकला, 2AgX, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे कुछ निकल गया। और बचा क्या देखिए, RONR, ये क्या है, ईथर बन गया, दिस बिकेम ईथर। तो ईथर बनाने के लिए किसको किसके साथ रीड किया आपने, 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड, सिल्वर ऑक्साइड के साथ किया, सिल्वर ऑक्साइड के साथ किया। और अगर, हाँ बोले, Ag, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, सिल्वर हैलाइड हो जाएगा। सिल्वर हाइड्राइड, AgH को हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्राइड कहा जाता है, हाइड्राइड। हाँ नहीं, आपने क्या कहा, AgX को सिल्वर हैलाइड कहेंगे। हाँ AgX, जैसे AgI, AgBr, AgCl, ये सिल्वर हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, RX प्लस AgOH ले लें। AgOH को क्या कहा जाए, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। AgOH इज कॉल्ड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब क्या बनेगा, अब एल्कोहल बनता है, अब एल्कोहल बनता है, जो पहले हम लोगों ने किया था। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ अलर्ट रहना पड़ेगा। सिल्वर ऑक्साइड से क्या बनता है, ईथर बनता है, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से एल्कोहल बनता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन लिखिए, व्हेन excess of ethyl iodide is heated, when excess of ethyl iodide is heated, ethyl iodide is heated with silver oxide powder, with silver oxide powder, silver oxide powder, ब्रैकेट में Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड क्या, Ag2O, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, डाई इथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड, डाई इथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड, डाई इथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड। देन केमिकल इक्वेशन C2H5I, C2H5I, ऐसे लिखा हमने दो बार ऊपर नीचे करके, C2H5I, C2H5I प्लस Ag2O, प्लस Ag2O। ऊपर नीचे लिखने का ये पर्पस था हमारा, ये जिससे ये दिखाने में इजी हो जाता। ये क्या निकला, 2AgI, ये 2AgI निकल गया, और जो रिमेनिंग बचा उसी को अटैच कर दीजिए फिर, तो बचा C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। नाम बताइए, डाईइथाइल ईथर, C2H5O, C2H5 विल बी कॉल्ड डाईइथाइल ईथर, प्लस वही साइड प्रोडक्ट बना दीजिए 2AgI प्लस 2AgI, साइड प्रोडक्ट हो गया 2AgI, 2AgI। देन राइट नोट, राइट नोट, स्टॉप राइटिंग। आदित्य बताइएगा, RX से ROH बनाना है, क्या करें, बहुत अच्छा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, बहुत अच्छा हो गया ना। एल्किलाइड से एल्कोहल बनाना है तो आंसर इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक है। एक ऑप्शन और है, और कोई बता दीजिए, एल्किलाइड से एल्कोहल बनाना है, एक तरीका और बता दीजिए। हाँ, NaOH हाइड्रोलिसिस करा दें, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, NaOH या KOH डाल दें, एल्किल लाइट प्लस NaOH, इससे भी तो अल्कोहल बनता है। तो एल्किल लाइट इंटू NaOH में दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन तो यही था NaOH या KOH, और दूसरा ऑप्शन क्या है, AgOH को क्या कहते हैं,
मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, नोट करिए, नोट पे लिखिए एल्किल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद, एल्किल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, alkyl halides on reaction with moist silver oxide, moist silver oxide, bracket में AgOH, in bracket AgOH, then bracket close, give an alcohol, give an alcohol, give an alcohol, दो रिएक्शन में, दो स्टेप पे रिएक्शन लिखिए। पहले लिखिए Ag2O प्लस H2O, Ag2O प्लस H2O, Ag2O प्लस H2O क्या बन जाएगा? 2AgOH पहले बनेगा, 2AgOH बनेगा, इसी को बोलते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट पानी हो गया, पानी डाल दिया आपने, जैसे मॉइस्ट हो गया तो अब वो प्रॉपर्टी चेंज हो गई इसकी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहा जाता है। फिर सेकेंड स्टेप पे लिखिए RX प्लस AgOH, RX प्लस AgOH, RX प्लस AgOH, अब क्या बनाएंगे? एल्कोहल ROH प्लस AgX प्लस AgX, फिर अगली हेडिंग करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। नंबर 1, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल, number 1, it is slightly soluble in water, slightly soluble in water, but dissolves freely, but dissolves freely in alcohol, dissolves freely in alcohol, comma benzene, alcohol, benzene and chloroform, and chloroform, and chloroform, then stop writing। इसको देखिएगा जरा, 35 डिग्री से इसका बॉइलिंग पॉइंट है, पहले देख लीजिएगा, 35 डिग्री से इसका बॉइलिंग पॉइंट है। हमको 35 नहीं पता, हमको तो ये पता होता है 100 डिग्री से हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि इमेजिन कर सकते हैं ना, 35 इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि यूज नहीं पड़ता उसका। इसको जानते हैं क्योंकि ये क्या है? वाटर है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अगर हमने इसी में ला करके ग्लूकोज डाल दिया पानी में, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, पूरी रामायण खत्म हो गई। तो बोले सीता कौन थी? कहेगा राम जी की सिस्टर थी। कहे कैसे? कहे हमको लगा क्योंकि हमेशा साथ में रहती थी हमको लगा कि उनकी सिस्टर है ये। भैया रामायण पूरी ना सुने तुम है ना। Whenever any non-volatile solute is added to any volatile solvent, then temperature of the volatile solvent is lowered, कम हो जाता है। और अगर वेपरेचर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वाटर में देखिए, तभी तो हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन हैज ऑलवेज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट। तभी तो हम लोग हेडिंग करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation boiling point, and elevation boiling point is a qualitative property. Boiling point is not a qualitative property. ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, अभी सैटरडे को टेस्ट में मिलेगा, ये पक्का मिलेगा।
एक क्वेश्चन पहले से आउट हो गया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लाते कहाँ से, किताब से तो लाते हैं, और कहाँ से लाते हैं, कोई हम लोग थोड़ी बनाते हैं क्वेश्चन। जो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में रिपीटेड मिलेगा आपको, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। जैसे ये का फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है कब? जब नॉन वोलेटाइल, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ला के ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तब हो जाता है। और उसका उल्टा कर दें, खूब ध्यान से सोच के बताइएगा। दाल बन रही थी, मैंने ला के दारू डाल दिया। दाल बन रही थी, मैंने ला के थोड़ी सी विस्की डाल दी दाल के अंदर और पका दिया दाल को। हाँ, पहले सुनिए तो, क्वेश्चन सुनिए, अभी पीना नहीं है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। दाल बन रही थी, उसमें ला के आपने दारू डाल दिया और दाल पका दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, दाल जल्दी बनेगी कि देर में? अभी तो दारू के चक्कर में थे, अब क्वेश्चन बदल गया। अब जितनी पिए थे सब उतर जाएगी, सोचना पड़ेगा। तो दाल तो साबुत तो रहती है यार। अच्छा हमने कहा दाल बन रही थी, मतलब अंडरस्टूड था कि दाल पानी लेके रखा था, बिना पानी के दाल पकेगी कैसे? तो उसमें था खाली मैंने क्या किया, उसमें 2 पेग, एक पेग कितना होता है? 20 ml का। अब की बार पीना तो देख लेना कितना देता है। एक पेग में 20 ml होता है। अरे पूरी जेब आपकी, पूरा बटुआ खाली हो जाएगा भाई। जहाँ पर भी आप जाते हैं, जैसे अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ बैठ के पी रहे हैं आप, तो ड्रिंक वही रहेगी, दाम बढ़ता जाएगा। भाई चाय यहाँ पीजिए, आप होटल ताजे पीजिए, तो ले चाय पत्ती तो चाय पत्ती होती है, लेकिन अब उसने दे दिया 500 रुपये की चाय आपको, है ना। तो अब इसी तरह से आप कहीं पे तो 20 ml का एक पैक होता है, तो आपने ला करके 2 पैक डाल दिया दाल बनाने में। तो अब मेरा जो क्वेश्चन था कि आपने कितना डाला? 40 ml डाल दिया। 40 ml आपने एथेनॉल डाल दिया उसमें। अब आपकी दाल जल्दी पकेगी कि देर में? ये मेरा क्वेश्चन है। और क्यों? ये सोल्यूशन का क्वेश्चन है। क्यों देर में क्यों पकेगी उस्मान? देर में क्यों पकेगी? नहीं उस्मान को बोलने दीजिए। हमको लग रहा है कि कुकर को चढ़ जाएगी इसलिए देर में पकेगी। कुकर को चढ़ जाएगी इसलिए देर में पकेगी। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा हिंट करते हैं आपको, अब एल्कोहल इज वोलेटाइल कि नॉन वोलेटाइल? एल्कोहल इज वोलेटाइल। अगर एल्कोहल वोलेटाइल है तो इट विल प्रोड्यूस सम वेपर्स इन द सॉल्यूशन। तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी पक जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अगर आप बिना नमक के दाल बना दें तो जल्दी पकेगी देर में? अब जल्दी पकेगी। NaCl इज अ व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल और इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन वोलेटाइल एंड इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl तो 1 मोल डालेंगे वो 2 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? यस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो जब 1 मोल NaCl डाला तो वो कितने में कन्वर्ट हो गया? 2 में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपका वेपर प्रेशर क्या होगा? अरे NaCl डाला है यार, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा।
अब और ज़्यादा कम हो जाएगा। जब और ज़्यादा कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो और टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, चलिए हम ये कहना चाह रहे हैं ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सी है, तो बस दिमाग को ये बिठाना है, अरे यार बहुत देर हो जाएगी ना। चलिए अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, मैंने घड़ी नहीं देखा।